बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अज़ीज़ान मन हम ये लाइव स्ट्रीम सेशन जो है आपको वादे के मुताबिक मैं आ गया हूँ। जो मौजूदा सियासी इस वक्त जोड़ तोड़ हो रही है, लोटों का बाजार गर्म है। 22 ग्रेड का अफसर जो है वो अपनी मनमानी करना चाहता है, लेकिन हालात इस वक्त उसके मुवाफिक नहीं है। उसके ऊपर बात करने के लिए सर हैदर मैदी को हमने दावत दी है। सर हैदर मैदी जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू द शो सर हैदर मैदी सर, थैंक यू फॉर जी, ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम आदिल, वेरी सॉरी थोड़ी-सी डिले हो गई थी, माफ़ी चाहता हूँ। नहीं सर, मैंने वो एंटिसिपेशन में चला गया था कि मैंने कहा कि आप आ ही जाएंगे लाजमी तौर के ऊपर, और आप पहुंच गए, वक्त के साथ आप पहुंच गए फौरन। सर अच्छा, माशाअल्लाह। बात जो है वो आपसे करनी है, वो इंतहाई सीरियस बातचीत है, उसपे आपके कमेंट्स भी चाहिए, आपका एनालिसिस भी चाहिए। जो हुँ, कुछ हुँ, पाकिस्तान में हो रहा है, 9 मई का एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उसके ऊपर हुँ, हमने हुँ, बड़ी खुल के बात की। उसके हुँ, बैकलैश के तौर के ऊपर पाकिस्तानी स्टेट ने मुझे अटैक किया, मुझे एक बड़ा ऑर्गेनाइज़्ड मुहिम के तहत फ़ेसबुक और यूट्यूब के ऊपर अटैक किया। उसको हुँ, मुझे वहाँ से बैन करा दिया, लेकिन सर उसको हम सर्कमवेंट करने के लिए अपने नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अभी जो है शुरू करने जा रहे हैं। कुछ हमने खड़े हुँ, कर दिए हैं, अभी पुरानी जो इस वक़्त प्रोप्राइटरी चेन्स हैं, जिनका इजारादारी है, लेकिन इनको हुँ, काउंटर करने के लिए हम इस वक़्त काम शुरू कर चुके हैं। बड़ी हेवी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो अपनी तरफ से हम कर सकते हैं, जो कुछ भी बचाया है वो लगा दिया है, और नए हम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं जो आज़ाद प्लेटफ़ॉर्म होंगे, जिनके ठीक। ऊपर कोई भी जो है सेंसरशिप अमल नहीं कर सकेगी। लेकिन हुँ, इस वक़्त ट्विटर हमें सपोर्ट कर रहा है, हम ट्विटर के ऊपर लाइव जा रहे हैं। ट्विटर के अलावा हमें जो है वो ट्विच सपोर्ट कर रहा है, ट्विच पे हम लाइव जा रहे हैं। रंबल हमें सपोर्ट कर रहा है, हम रंबल के ऊपर जा रहे हैं। टिकटॉक अभी तक हमें सपोर्ट कर रहा है, हम टिकटॉक के ऊपर लाइव जा रहे हैं। रीच हमारी कम नहीं हुई सर, लोग हमें सुनना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म जो है अभी भी ट्विटर को आज सिर्फ आज के दिन में पिछले 24 घंटे में मुझे 4 ईमेल्स मिली हैं सर, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्विटर को रिपोर्ट किया, कुछ मेरा कंटेंट विदहेल्ड किया गया पाकिस्तान में। अब मुसलसल ट्विटर तो फाइट बैक कर रहा है, ठीक है? लेकिन सर ये कब तक सिलसिला चलेगा? वो बिज़नेस डील जब बना लेंगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक अच्छी चीज़ जो इस सारी सिचुएशन में वो ये हुई है कि पूरा पाकिस्तान वीपीएन के ऊपर चल रहा है। हर कोई अपने मोबाइल में वीपीएन को इस्तेमाल करता है, तो इसलिए सेंसरशिप इतनी ज़्यादा जो है वो पॉसिबल नहीं है। सर यहाँ पे मेन इश्यू जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि मैंने खबर ये दी थी गुज़िश्ता रोज़, मैंने शाम को बताया था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो पहले जहांगीर तरीन साहब जो है वो नए लोटो की पार्टी जो है लॉन्च करने लगे थे। मैंने पिछले साल 22 अगस्त में कहा था कि जहांगीर तरीन साहब, अली इमदाद साहब और चौधरी सरवर साहब मिलके नई पार्टी बनाना चाहते हैं। हमने डिस्कस किया अपने व्लॉग्स के अंदर। अब पता चला कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम डार साहब जो है वो लॉन्च हो गए हैं, लेकिन कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो नहीं की। पता ये चला कि जरदारी साहब जो है वो जहांगीर तरीन साहब से मिले हैं, जहांगीर खान तरीन साहब से मिले हैं, और वो चाहते हैं कि लोटे जो फॉर सेल हैं पीटीआई से, जिनको जोर जबरदस्ती डंडा डोली करके निकाला गया है, वो लोटे जो हैं वो अब ज्वाइन करें, पीपीपी ज्वाइन कर लें। आज जो है वो फवाद चौधरी फवाद की भी एक गुफ्तगू इमरान इस्माइल और मौलवी के साथ जो है, जो मुनरफ अरकान है पीटीआई के, वो भी सामने नजर आए, और उन लोटों ने कहा कि हम जी जो है वो खुली छूट नवाज शरीफ और जरदारी को नहीं दे सकते, ये बहाना है, असल में इमरान खान निशाना है, ये बात तो हमें पता है सर। इस सारी सिचुएशन के अंदर लाहौर में मीटिंग्स कल से चल रही हैं कि जो लोटे हैं, जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जहांगीर खान तरीन साहब किसी तरह मिल जाएँ अपने लोटों के साथ ज़रदारी साहब को, ताकि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सके। ये एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर अभी राज़ी नहीं है सर। हमारे ये बावसूख ज़राए की मुसद्दक़ का इत्तलात है कि एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाह रही अब। मतलब आसिम मुनीर ये नहीं चाह रहा। आसिम मुनीर अपने अगले 3 साल की एक्सटेंशन प्लान कर रहा है। ये पिछले सर जो है जनरल कियानी के दौर से एक नया, बल्कि जनरल मुशर्रफ के बाद से टेन्योर चला है कि एक्सटेंशन प्लान आर्मी चीफ पहले दिन से अपनी कर रहा होता है। जनरल राहील शरीफ सिर्फ फेल हुआ और वो नवाज शरीफ साहब की वजह से फेल हुआ। लेट गिव द क्रेडिट टू द डेविल वेयर इट्स ड्यू। डेविल शुड गेट द ड्यू शेयर ऑफ द क्रेडिट, ऑलराइट? बट हैविंग सेड दैट, अब इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आज अभी से आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन अपनी प्लान कर रहे हैं। बाजवा साहब तो जो है ऑपरेशन साइक्लोन के तहत लाना चाहते थे बिलावल साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, अगला प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब आसिफ जरदारी साहब जब जेकेटी ग्रुप के साथ मिलकर उनको कहते हैं कि पैसा मैं लगाऊंगा, मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाह रही। बहुत शदीद इस वक्त चपकलिश जो है वो चल रही है। इसका मतलब है कि लोटों की डिस्ट्रीब्यूशन में मजीद डिले होगी, ये ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में भी डिले होगी, क्योंकि नून लीग जो है वो लोटे नहीं लेना चाहती। नून लीग कहती है कि हमारे पहले ही इतनी ज्यादा हमारी गैर मकबूलियत है, तो हमने लोटे भी ले लिए, तो हम तो मजीद गैर मकबूल हो जाएंगे, इसलिए नून लीग जो है वो लोटे लेने के लिए तैयार नहीं है। अब सर इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि आपको जो बात समझ आएगी, जो कोर्ट डिसीजन वगैरह आ रहे हैं, वो भी आपको ये बात सारा एनालिसिस आपको समझ भी आता है कि पाकिस्तान अब क्या बिलावल को अगला वजीर आजम कबूल करेगा, पहला ये सवाल लगता है। क्योंकि जरदारी फार्मूले के तहत जो है वो तो यही काम बन रहा है, जो ऑपरेशन साइक्लोन, बाजवे के ससुर का जरदारी का जो फार्मूला है, उसमें तो यही गेम बनती हुई नजर आती है। लेकिन सर जहां पे दूसरी तरफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट आसिम मुनीर के अंदर अब ये नहीं चाह रही, वो सिर्फ हंग पार्लियामेंट चाह रही है, जिसमें आसिम मुनीर की एक्सटेंशन 3 साल की जो है वो आसान हो जाए। जब ये 2016 में ड्रामा किया गया था, चीफ जस्टिस हिंद हाईकोर्ट के बेटे को आईएसआई ने खुद अगवा किया था, और उसके बाद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब वाला ड्रामा किया गया था। वो बेसिकली जनरल रिजवान अख्तर उसमें डीजीआई थे, उनका फायदा था अगर जनरल राहिल शरीफ की एक्सटेंशन हो जाती तो। बाजवा साहब की एक्सटेंशन का फायदा डीजीआई को था, अगेन दोबारा जनरल फैज़ हमीद को था। अब इस एक्सटेंशन का फायदा जो है वो डीजीसी फैसल नसीर को होता है कि ये सीएमआई का पहला लेफ्टिनेंट जनरल बन के डीजीआई लग सकता है, और आगे के फिर वो तो उसके आगे के भी उसके ख्वाब तो होंगे ना, ख्वाबों के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अब ये इन लोगों का ये 22 ग्रेड के अफसरों ने जो यहाँ पे बोलचाल मचाया है, और अब ये चाह रहे हैं कि ये बिलावल भी ना आए, जरदारी एक जो है ना वो बहुत भारी हो जाएगा
पाकिस्तान के लिए, तो वो उसको भी गेम से आउट करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में सर जरदारी साहब अगर जीत जाते हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, तो ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा ब्लो होना है सर। ये इस तरह जो है ये कंफर्म बात है सर। अब जरदारी साहब जो है वो लोटा इलेक्शन भी खरीदना चाहते हैं, लोटों के जरिए पैसा तो उन्होंने बेहतर इकट्ठा कर दिया है। सिंध में, कराची में आपको पता है पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अब इस वजह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले की है। क्या आपको लगता है कि जरदारी भारी होगा या एस्टैब्लिशमेंट जीत जाएगी? ये मामला किस तरफ आपको जाते हुए नजर आते हैं सर? सर हैदर मेहदी सर प्लीज। जी, जी, थैंक यू आदिल, अस्सलाम वालेकुम। आदिल, मैं ना इसका एक जो पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ, वो 3-4 मुख्तलिफ ज़ावियों से लेना चाहता हूँ। एक तो ये है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और मैं खुद इसका शाहिद इस सेंस में हूँ कि मैं जब ज़ियाउल हक आया था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पीपल्स पार्टी कभी वापस आएगी, कभी भी और मैं उस वक़्त बड़ा एक्टिव था। आई हैड लेफ्ट द आर्मी, पॉलिटिक्स में था, वो आ गई। मुशर्रफ आया, मैंने कहा कभी भी सवाल नहीं पैदा होता कि नवाज़ शरीफ आएगी। ये मेरी खुद अपने तजज़िये थे। वो भी गलत निकले। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था इमरान के आने के बाद कि कभी भी नवाज शरीफ और जरदारी ये पावर में वापस आएंगे, ठीक है ना? और ये पावर में वापस आएंगे तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। मैं अब किसी चीज से नहीं कर सकता कि कोई पता नहीं कुलभूषण यादव जो है ना वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इट इज परफेक्टली पॉसिबल कि उसकी चेंज करा के ना उसकी नेशनैलिटी उसको सेनेटर इलेक्ट करा के वो प्राइम कुछ मिनिस्टर है हमारे पास अभी भी या वो जा चुका है पहले ही? वो भी मैंने आज बात रखी है आपके साथ बात करने के लिए। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं और ये मैं सार्कास्टिकली नहीं कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली सीरियसली कह रहा हूँ बिकॉज जब तक पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड है एक ग्रोह के हाथ में जिसको अफवाज पाकिस्तान कहते हैं, मैं तो अब इसको ग्रोह कहता हूँ। लोग कहते हैं जी आप जो फौज की, मैं कहता हूँ नहीं, ये एक आर्म्ड ग्रोह है, ये एक जत्था है, ये एक मिलिशिया है, ये एक डाकुओं लुटेरों का एक ग्रोह है जिसके ऊपर उनका सरगना जो है इनको इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए। ये पैसे के पुजारी है, इनको तनख्वाह मिलती है, चुप करके बैठते हैं बस। तो दिस इज नॉट एन आर्मी, दिस इज नॉट अ डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान को इन्होंने बेच दिया। एक तो ये, दूसरी दूसरी बात ये आदिल कि ये छोटे लोग हैं, इनकी छोटी बातें। आपने कहा ना 3 साल की एक्सटेंशन, वो कह रहे CMI, जरदारी कह रहे हैं 15 लोटे मुझे दे दो, नवाज कह रहे हैं मुझे ना दो, जहांगीर तरीन कह रहे हैं मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, मुझे 26 सीटें मिल जाएंगी। ये छोटे लोग, छोटी बातें, घटिया लोग, कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस, लेकिन जहरीले, ये मानना पड़ेगा। ताकत इस वक्त इनके पास इसलिए है कि पीछे जो ग्रोह बैठा हुआ है एक माफिया का, जिसके अंदर उसका जो सरबराह है उस माफिया का वो है आसिम मुनीर। उसके पास ताकत है, उसके पास बंदूकें हैं, वो इनको बंदूकें कहते हैं जब तुम्हें दिखा बतानी है, जब तुम्हें चाहिए मुझे बता देना, मैं दिखा दूंगा। वो दिखा देता है। उसने 9 मई को दिखाई, 10 को दिखाई, 11 को दिखाई, 25 मई को बाजवे ने दिखाई, 14 मार्च को दिखाई, 18 मार्च को दिखाई। तो ये दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग ये है आदिल कि ये जो आप जिन लोगों का आपने बात की है ना, जिसके अंदर आसिम, जहांगीर तरीन, जरदारी, नवाज, PDM, इनके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं। अब आप ये देखें ना कितनी कंट्रास्टिंग बात है कि नवाज कह रही है मुझे लोटे नहीं चाहिए, जरदारी कह रहे हैं लोटे मुझे चाहिए, तरीन कह रहे हैं नहीं ठहर जाओ, मैं अपनी पार्टी जरा हिस्सा बांट रहे, अच्छा 25 मेरे 23 तेरे। बाय द वे आदिल, आप 1949 ऑनवर्ड्स अगर पाकिस्तान की सियासत देखें ना, जो पार्लिमानी सियासत है, उसमें और आज में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। इसी तरह 1949 में भी खरीदो फरोख्त होती थी, इधर से उधर जाते थे, अपनी पार्टी के अपने लोग अपने ही वजीर आजम को ढा गिराते थे नीचे। हमारे पास मेरा ख्याल है ये 9 साल में 11 ईयर्स में 9 हुकूमतें आई थी। तो ये हमारा जो एक सिलसिला है ना, ये चलता रहा। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस अब होगी। नाउ कमिंग टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक पाकिस्तान इज राइप फॉर 2 थिंग्स, either or. Either it is ripe for a revolution or it is ripe for anarchy. अब मैं क्यों कहता हूं, इसलिए कि सिस्टम इतना अनस्टेबल हो गया, जो मैंने जिस तरह आपको बताया, इतना अनस्टेबल हो गया है, इतने ऑप्शंस लिमिटेड हो गए हैं कि सवाए ब्रूट फोर्स के कोई और तरीका है ही नहीं इस सिस्टम को काबू रखने में, ब्रूट फोर्स के अलावा। आप लोगों को मारें, आप लोगों को कत्ल करें। वो जो SP उरूश आई है अपना, उसका जिस एरोगेंस से वो इंटरव्यू दे रही है, उसको पता भी तो मैं उसको पता भी नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्विक्ट एंड अ पर्सन हु इज अरेस्टेड फॉर अ क्राइम। मतलब कि एक बंदा भी आपने अरेस्ट किया, आपको पता नहीं है कि उसको कोर्ट ने उसके खिलाफ अभी तक जिरा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसके खिलाफ डिसीजन नहीं दिया, आप कह रहे अरेस्ट। आगे जो डिस्ट्रक्शन है ना पाकिस्तान के सारे इदारों की, स्टार्टिंग विद द आर्मी, जो सबसे हमारा ताकतवर और सबसे डिसिप्लिन और सबसे इफेक्टिव इदारा था, नहीं है, था इसलिए कह रहा हूं कि रिलेटिवली बाकियों में अंधों में खाना डाला जाए, लेकिन तकरीबन खत्म हो चुका है। बस अब वो एक धौंस रह गया सामने, वर्दी का, जीपों का, फलाने का। एक धक्का लगेगा, ये इट विल क्रम्बल लाइक सैंड। ये मेरी आप बात याद रखें, ये वो वाली फौज भी नहीं रही आज से 5-8 साल पुरानी। ये बिल्कुल तबाह हो चुकी है, लोगों का मुराल खत्म हो चुका है। 80-90% लोग चुप बैठे हैं, इसलिए सिर्फ उनको नौकरियों की पड़ी है, तनख्वाह की पड़ी है, प्लॉटों की। वो तबाह हो चुका है। आपका पूरा इंतजामी निजाम, ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का तबाह हो चुका है। आपकी लोअर जुडिशरी पूरी तबाह हो चुकी है, सुपीरियर जुडिशरी फिर भी थोड़ी बहुत बाकी। आदि जब एक सोसाइटी इस लेवल की डिस्ट्रक्शन पर पहुंच जाए ना, अपने उन सतूनों की जिसके ऊपर मुल्क खड़ा होता है, वो सोसाइटी रह नहीं सकती। तो उसने टूटना है। अब वो टूटेगी कैसे? या लोगों के जोर से,
लोग बाहर निकलेंगे, रेवोल्यूशन टाइप आएगी ईरान में, या पेट की वजह से, जिस तरह आप कहते हैं कि पेट को जो अभी वो कह रहे हैं कि जो फूड इनसिक्योरिटी आने वाली है 6 महीने के अंदर अंदर, 3 फिगर इन्फ्लेशन, नादिल 3 फिगर, ओवर 100 डॉलर इस वक्त 322 पे ट्रेड कर रहा है, अभी ये 400 हिट करेगा। 322 में मिल तो नहीं रहा सर, मिल नहीं तो मिल नहीं रहा, रहा 322 में नहीं मिल रहा आदिल। और आप सोचें आदिल, अभी जिन्होंने बजट के आउटले किया है, सर। they have zero money for administrative expenses, defense expenditures, for salaries, zero। इन्होंने अगर जो लोन के वापस पैसे देने और जब अपने इन्होंने देने हैं प्रोविंसेस के बाद, इनके पास कोई पैसा नहीं है, जीरो, एक ढीला एक टक्का नहीं है इनके पास। और ये कैसे चलाएंगे हुकूमत? आईएमएफ की डील होने नहीं लगी, उन्होंने कह दिया तुम अपना ये करो, आईएमएफ की डील नहीं होगी, तुम्हें बाहर के लोग पैसे नहीं देंगे, तुम बॉन्ड नहीं फ्लोट कर सकते, तुम डेफिसिट फाइनेंसिंग करोगे, तुम नोट छापोगे, तुम्हारे नोट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तुम्हारा डिफॉल्ट हो जाएगा, तुम्हारी एलसीआं बंद हो जाएंगी। Adil, this system is not going to survive। Asim Munir, ये आप 3 साल की बात करते हैं, just to quickly round off and then we go to the next question। This guy has no intentions of leaving power। ये बंदा ज़ियाउल हक 2.0 बनना चाहता है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये ज़ियाउल हक 2.0 बनना चाहता है। ये समझता है कि मैं ये 10-15 साल सुकारनो सवार तो इन टाइप की स्ट्रॉन्ग मैन बन के, वो इसको इसलिए ना तारीख पढ़ी है, इसको कुछ समझ नहीं है कि जो 60-50-60-70 की दहाइयाँ मुख्तलिफ थी, ये बड़ा मुख्तलिफ हो रहा है। तो आई थिंक विल बी द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। बट जो मुझे खौफ है ना आदित, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मुझे खौफ है जो पहले कभी भी नहीं था, कि हम बहुत करीब आ गए हैं इनटू ए covert latent urban insurgency where young men and women will pick up violence and weapons against the army। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे बात समझ आती है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने बड़े साइंटिफिकली मैनेज कर रहे हैं, इन्होंने स्क्रिप्ट लिखने के लिए, बयानियाँ बनाने के लिए पहले जो हर तरफ से फेल हो गए हैं, तो अभी बहुत ही महँगे-महँगे लोग जो हैं, इंटरनेशनल लेवल के लोग जो हैं, वो खरीदे हैं कि जी हमारा बयानिया सेट करके दो कि सब अच्छा है। ये पूरी कौम को बटालियन सूबेदार मेजर बनाना चाहते हैं, या जिस तरह हम रेजिमेंट जो है रसालदार मेजर कहते हैं, वो बनाना चाहते हैं कि सब अच्छा सर, ऑल गुड सर। लेकिन सर ग्राउंड रियलिटी जो है वो ऑल गुड नहीं है, ये बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है। उस सारी सिचुएशन के अंदर ये सियासी जोड़-तोड़ जो कर रहे हैं, तो इन पॉलिटिशियंस को तो नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ये भी रखते हैं, और इनको ये भी नज़र आ रहा है कि जो ये चाह रहे हैं उस सारी सिचुएशन के अंदर, अगर ऑल टू पावरफुल होता है आसिम मुनीर और वो सुहार्तो बनने की कोशिश करता है या सीसी बनने की कोशिश करता है, तो वो इन पॉलिटिशियंस को ज़ाहिर-सी बात है, जो इस वक़्त मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं, वो ये नज़र आ रहे हैं कि बजट के बाद ये मैं आपको बड़ी क्रेडिबल बातचीत बता रहा हूँ, मुझे बड़े क्रेडिबल लोगों ने ये बात बताई कि उन्होंने कहा कि बजट के बाद यहाँ पे दमादम मस्त कलंदर होगा, पीटीआई वालों के साथ जो हुआ है वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि जो काम अब नून लीग और ये जो पीडीएम की पार्टियां, इनके साथ जो होगा ना दमादम मस्त कलंदर, जिसमें इनकी वीडियोस लीक अभी से शुरू हो चुकी हैं, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, पब्लिक पहले इनसे नफरत करती है और उसके बाद इनकी नफरत को पब्लिक, जो पीडीएम पार्टियों से जो पब्लिक की नफरत है, उसको यूटिलाइज करते हुए जब इनको रगड़ा दिया जाएगा, तो वो आपकी रेपुटेशन बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो वाला उस माइलेज को। आप समझ रहे हैं ना सर मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बिल्कुल समझ ये गेम सर इन्होंने पहले से सोची हुई है कि हम बजट के बाद ये गेम डालने जा रहे हैं सर। तो आदिल, जी उस जी जी सिचुएशन प्लीज। में हाँ सर, इसमें भी आप बताइए सर कि आपको या, लगता है कि ये कामयाब हो जाएँगे? यार आदिल, छोटे, पॉलिटिशियंस को नज़र नहीं आता कि ये क्या होने जा रहा है? उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, एवरीवन हैज वेरी लिमिटेड ऑप्शंस इंक्लूडिंग आसिम। आसिम के भी ऑप्शन, आसिम के पास आखिरी ऑप्शन जो है ना, वो है ऑल आउट वॉर अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ऑल आउट वॉर, ये उसका आखिरी ऑप्शन है, ठीक है ना। और वो तब होगी जब वो इमरान को एलिमिनेट करेगा। जब वो इमरान को एलिमिनेट करेगा तो बहुत ज्यादा ग्राउंड सेल होगा, बड़ा रिएक्शन होगा, बड़ी वायलेंस होगी बहुत। ये जो 9 मई का है ना, ये तो छोटा सा ट्रेलर है जो अगर इसने किया, तो ये उसके पास लास्ट ऑप्शन है। अगर वो उसके पास लास्ट ऑप्शन रह गया ना, तो आप समझ लें कि उसके पास कितने लिमिटेड ऑप्शन है। तो आसिम के पास भी ऑप्शन, सियासतदानों के पास क्या ऑप्शन है, आप मुझे बताइए ना। अगर उनको ये नजर आ रहा है जो आप कह रहे हैं, और आई एम श्योर उनको नजर आ रहा है, और आपके पास ये खबर है, मेरे पास ये खबर है, तो उनके पास खबर नहीं है कि उनकी भी लिस्टें बन गई हैं, उनके भी नाम तैयार हो गए हैं, नहीं, उनके नहीं, सारी। उनके पास कल परसों तक खबर नहीं थी सर। अभी उनको खबर जो है इस वक़्त सर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी खबरें ये इधर से उठाता है। ये मेरे आपके यहाँ पे शोज़ से उठाता है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि उनके पास ये खबर नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत ही वो इधर से बेवकूफ गई है। है खबर सर, इधर से गई है खबर। उन्होंने कहा हम्म, है तो हुन समझ आइए हो की रहे है। मुझे पैगामात आए हैं जवाब में, ओहो! अब हमें समझ आई है क्या हो रहा है। क्यों बन बट रही है लिस्टें? बट जी आदिल, सर। आपने ये बातें, अगर मुझे याद है, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, ये आपने 3-4 महीने पहले मेरे और आपने अपने, मेरे और आपने शो में हमने जब किया था, आपने ये बड़ी क्लियरली कहा था कि सर ये पहले पीटीआई के बाद ये दुर्गत बनाएंगे पीएमएलएन की, ये फिर पीपल्स पार्टी की करेगा, इसने सबकी ऐसी की तैसी करके अपने आप को जो है ना हीरो सामने दे के आना कि देखो मैंने क्या। और ये आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन विद यू सेवरल मंथ्स अगो, एंड आई डोंट नो व्हाट द कॉन्टेक्स्ट वाज। और मेरा ख्याल है उसमें आपने एक बात ये भी कही थी कि ये आसिम का पूरा प्लान ये बना के इसको पता नहीं किसने दिया था, समथिंग लाइक। बट एनीवे, आई एम सरप्राइज कि लोगों को नहीं नजर आ रही, बिकॉज आसिम जो उसको डिसीवर का नाम दिया हुआ है ना, वो उसको ऐसे वैसे नहीं दिया हुआ डिसीवर का नाम। ये तो मेरा ख्याल है ये अपने आप को भी एक दिन धोखा दे जाएगा। आपने बात की कि जी आर्मी की रेपुटेशन रिडीम करने की। आदिल, इट इज द सिंपलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टुडे टू रिडीम द रेपुटेशन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी की जो साख को इतनी सख्त चोट लगी है, बड़े सालों से लगती आ रही है, लेकिन
9 अप्रैल के बाद 2022 और अब 9 मई के बाद, ये क्या अजीब कोइंसिडेंस है, हाँ, कि 9 अप्रैल और 9 मई दोनों 9 तारीखें। शायद इसमें कुछ अलग ही हिकमत हो, आखिरी हिंसा होता है, उसके बाद फिर वो हिंसे रिपीट होते हैं ना, 1 सिफर 1 1 1 12, तो ये आखिरी हिंसा शायद इसमें ऑल ही हैज टू डू इज टू कॉल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये आज अपना फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक्किद करवाए, फौज की रेपुटेशन ओवरनाइट चेंज हो जाएगी। उसके साथ इसको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी अगर ये वाकई चाहता है कि इस फौज से लोग वही मोहब्बत करें जो पहली है, और ये बड़ी जरूरी चीज है, बिकॉज इसके बगैर लिपस्टिक ऑन अ गोरिल्ला है। दूसरी इसको चीज करनी पड़ेगी, इसको हाँ, वो लिपस्टिक ऑन अ गोरिल्ला ही है ना, गोरिल्ला के ऊपर लिपस्टिक का खूबसूरत बनाने के लिए इसको नदीम अंजुम और फैसल नसीर और फहीम रजा और इस किस्म के जो बड़े प्रोमिनेंट आईएसआई के लोग हैं ना, खास तौर पर जो डायरेक्टली मुलविस हैं अरशद शरीफ के कत्ल में, और मेरी खबर के मुताबिक मेरे मुंह में खाक इमरान रियाज खान के कत्ल में। नहीं सर, और इमरान खान का जो हमने डिटेल बताई है, कल रात तक तो वो सेक्टर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में थे और मैंने पूरा उसका टाइमलाइन दिया पूरे का पूरा, और मैंने अल्लाह आज करे, उसको वीडियो भी करके अल्लाह दिखाया करे, है। अल्लाह जी सर। करे, अल्लाह करे, नहीं, अल्लाह वो करे। मेरे पास कंफर्म खबर है सर, उनकी ओके, पेशावर ओके। सियालकोट में मेजर मुदस्सर ने उनको उठाया था सर, उसी है अपना फील्ड का आईएसआई का, ओसी आईएसआई सियालकोट का गाजी हाउस में तारिक रोड वाला जो इनका ऑफिस है वहां पे रखा, वहां से लाहौर तारिक रोड में इनका सेफ हाउस है, वहां लेके गए हैं सर ब्रिगेडियर राशिद नसीर के अंडर कमांड थे। अब मौजूदा सर इस्लामाबाद में उनको कल रात तक को इस्लामाबाद सेक्टर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में ब्रिगेडियर फहीम रजा के पास वहां पे वो इज रुके ही इज ही और इज ही कॉन्शियस, वो जी, जी, कॉन्शियस है? ही इज वेरी मच कॉन्शियस सर, ही इज वेरी मच कॉन्शियस, और पेशावर उनको शिफ्ट किया जाना है सर, अब नेक्स्ट नहीं इनका तो प्लान है। तो मुझे और ये फिर बताओ, वो ये नहीं ये तो उसको अफगानिस्तान से उनको मेरे ख्याल में बरामद करवा के फिर डालेंगे कि जी अफगानिस्तान भागने की कोशिश कर रहे थे, या वहां पे जो है दहशतगर्दों के साथ मिल गए, या कोई इस तरह की कहानी कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आईजी इस्लामाबाद ने आके बात की है, हो सकता है कोई और गेम करे, लेकिन ये आदिल, जो वो तो मैंने भी आपके उसमें कहा था कि एक जो मुझे खबर मिली थी कि इसकी शक्ल नुमा आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसकी हुँ, शक्ल इससे मिले। ये मुझे पुलिस के अंदर से खबर आई थी, अनवेरिफाइड, कहते जी उसकी शक्ल नुमा आदमी को ढूंढ रहे हैं, फिर इसकी कई तस्वीरें दिखाई जाएंगी, कहीं दाएं कहीं बाएं, कहीं अफगानिस्तान में ये जीवान नजर आ गया, या किसी लंदन की किसी स्ट्रीट में या दुबई में कहीं हल्की सी ब्लर्ड सी तस्वीर, और उसके बाद ये गायब हो गया, हाँ जी ये मारा गया जी, उसको फलानी जगह कत्ल कर दिया गया जी हम। तो आई डोंट नो आदिल, बट आई विल लीव इट एट दैट फॉर द टाइम बीइंग, कि मेरी नजर में मेरा ख्याल है कि इसको, इनके जो कातिल हैं इनको इनको करना पड़ेगा पनिश। तीसरी चीज, इसको आईएसआई की जितनी प्यूनिटिव पावर्स है ना, जो ये इलीगल अरेस्ट करते हैं लोगों को सेफ हाउसेज में रखते हैं, वो इसको खत्म करनी पड़ेगी। हुँ, चौथी चीज जो कि अब बड़ी चीज आ रही है, चौथी चीज ये है कि इसके फौज के अंदर जो ये प्लॉट्स का कल्चर है ना, विजिबली इसको एक मेजर अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि जी हम फौज के अंदर ये प्लॉट्स का कल्चर खत्म करें, हम हर बंदे को एक प्लॉट देंगे और एक घर देंगे, ये उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी और इससे ज्यादा नहीं होगा। ये 4 चीजें इसको करनी पड़ेंगी, और 5वीं चीज शायद इसके लिए बड़ी मुश्किल हो, इसको कौम के सामने माफी मांगनी पड़ेगी कि हमने बहुत जुल्म किया इस कौम पर, पिछले 12 महीने में जो हुआ है हम उसकी माफी मांगते हैं, हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। वो जब हो जाए और उसके बाद फिर फौज की रिफॉर्म, ऑनेस्टली। लेकिन स्टार्ट इसका फ्री एंड फेयर इलेक्शन से है आदिल, इसके बगैर और आईएसआई को काबू करके बगैर ये फौज की साख नहीं वापस ला सकेगा। फौज एक बहुत ही नफरत भरा एक, हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा, इतना बड़ा जुल्म करने के बाद, फसाद करने के बाद, आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देगा सर? अच्छा, अब मैं रिप्लेस आसिम विद मिस्टर एक्स। हाँ, अगर किसी ने फौज की साख को वापस ठीक करना है, उसको एक प्रोफेशनल आर्मी की तरफ लेके जाना है, बिकॉज फाइनल स्टेज है कि आपको फौज में रिफॉर्म्स करने हैं, ठीक है ना जी। तो उस मिस्टर एक्स को ये करना पड़ेगा। अब वो जनरल एक्स कौन है, जनरल वाई कौन है, जनरल जेड कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके फौज के एक जर्नैल ही को करना पड़ेगा कि वो, अगर आसिम नहीं करेगा तो आसिम को फारिग करो। देखिए आदिल, मैं फारिग करने की जब बात करता हूँ, लोग कहते हैं जी आप क्या कह रहे हैं कि फौज के अंदर म्यूटनी हो, उसको कोई वो कर दे। मैंने कहा यार, मैं तो आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, म्यूटनी की तो बात है ही नहीं, ये इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल आर्मी चीफ है, इसके खिलाफ म्यूटनी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने जो एक गैर कानूनी इकदाम है, फौज का एक जर्नैल जो सीनियर मोस्ट है साहिर शमशाद, वो इस इकदाम को ठीक करेगा, या सईद ठीक करेगा, या हसन नजर यार ठीक करेगा, या आसिफ गफूर ठीक करेगा, या बावलपुर वाला ठीक करेगा, या मुल्तान वाला ठीक करेगा, कराची वाले ने तो करना नहीं, गुजरांवाले वाले ने करना नहीं, ना के मंगला वाले ने करना, और सलमान फयाज गनी जो इसके जो नहीं था इसके साथ, उसको उन्होंने या तो कत्ल करवाना थे। तो आदिल, आपको पता है ना, ही वाज प्रमोटेड ऑन 18 सितंबर, ठीक है जी जी। सर, जी सर। 10 अगस्त को इसकी नोटिफिकेशन निकलती है आईएसआई से, सॉरी 18 सितंबर को ये प्रमोट होता है, 10 अक्टूबर की इसकी डीजीआईएसआई की नोटिफिकेशन निकलती है कि जी अपॉइंट हो गया है, 25 अक्टूबर की नोटिफिकेशन निकलती है कि ही हैज अस्यूम्ड ऑफिस। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये 25 अक्टूबर को हम मान लेते हैं 25 अक्टूबर को जी इसने अपनी पोजीशन संभाली डीजीआईएसआई की, 4 साल का इसका टेन्योर है, 25 अक्टूबर 2018, 25 अक्टूबर 2022 को इस बंदे को रिटायर होना था।
हम्म। ये कैसे 27 नवंबर तक पहुंचा? पहले ये कैसे 5 दिसंबर तक पहुंचा जब वाजपेयी ने किया? फिर ये वापस 27 नवंबर कैसे हुआ? लेकिन ये 25 अक्टूबर से 27 नवंबर कैसे पहुंचा? ये 32 दिन किसने दिए इसको? और किस कानून के तहत दिया? और कौन सी वो डॉक्यूमेंटेशन है? किसने दस्तखत किए? कौन से रूल के तहत इसको अपॉइंटमेंट के वक्त ही इसको 35 दिन की एक्सटेंशन मिल गई? आप सोचिए, अब ये अपॉइंट हुआ है, अपॉइंट होने पर आपने इसको 35 दिन की एक्सटेंशन दे दी। ये तो कहीं ठहर ही नहीं सकता। ये तो सर नवाज शरीफ साहब को कहें ना कि नवाज शरीफ से आप जाए ना अभी जरा जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए भी आप करके देख लें और उन्होंने होने दिया तो फिर आप देख लेना आपका जस्टिस काजी फायज ईसा भी पाकिस्तान बैठा हुआ अगर इनके खिलाफ दे गया फैसला अब जो हालात हैं उसके अंदर जो कुछ आप कर रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ उसके बाद आप जो कुछ काम कर रहे हैं आप तो भाई चीफ जस्टिस के बेटे उठा लेते हैं 2016 में चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट सजाद अली शाह का बेटा आईएसआई के ऑफिसर्स ने खुद अल्फिया बयान दिया जनाब मुझे कि जो इन्वॉल्व थे उस वक्त कि जी हमने उठाया था वैस अली शाह को और वहां से उठा के टांग में हमने 1 महीने बाद रिकवर किया था दरमियान में जनरल राहिल शरीफ ने अपनी एक्सटेंशन के लिए किया था कि जी मुल्क में और इंटरनेशनल मीडिया को आपने बताया कि जनाब ये दहशतगर्द जो है अपने लिए अलाउंसेस ढूंढ रहे हैं इसलिए काम कर रहे हैं तो जो सर ये काम कर सकते हैं सिर्फ ये 22वें ग्रेड के अफसर जो हैं वो पूरे मुल्क को उन्होंने आगे लगाया हुआ है जिनको चस्का लग गया अभी ताकत का वो कैसे छूटेगा सर यहाँ पे अवाम के जोर से। आदिल, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल। पॉलिटिशियन को ये बात नहीं पता ये मिल क्यों नहीं जाते सारे आपस में आदिल ये पॉलिटिशियन नहीं, ये तो डाकू लुटेरे हैं, कहते हैं ना अपने आप को लोग। मुझे किसी ने कहा जी ख्वाजा साद रफीक की आप बड़ी वो करते हैं, ख्वाजा साद रफीक बड़ा अच्छा आदमी। मैंने कहा कैसे अच्छा आदमी? फरहाद रफीक ने अभी सर वो जो है वो आदिल अंसारी साहब ने आके बयान दिया है उन्होंने वहां पे रोजवेल्ट होटल जो है वो 137 मिलियन डॉलर पर ईयर जो है वो आदिल अंसारी साहब के अमेरिकन सिग्नेचर ग्रुप ने उनको कहा कि जी हमें दे दो उन्होंने उल्टा वो 27 मिलियन डॉलर या 37 मिलियन डॉलर का 100 मिलियन डॉलर का नुकसान किया है सिर्फ इसलिए कि उन लोगों को खुद को पैसा मिल रहा था उन्होंने कहा हम रेनोवेशन भी करवा के देंगे 10 साल का ठेका दे दो हमें तो 10 कब्जा करवा दिया उन्होंने रोजवेल्ट होटल के ऊपर आप नहीं छोड़ते अमरीकी इसको सर आदिल ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जब मैं ये बात कर रहा था ना कि ये सियासतदान आपने कहा कि मिल क्यों नहीं जाते, मैं तो इनको सियासतदान समझता नहीं हूं। और आदिल मैं ना ये एक जो बात पहले की थी बट मैं बार बार रीइंफोर्स इसलिए कराना चाहता हूं आपके फोरम के थ्रू, अपने फोरम्स के थ्रू, दूसरों के थ्रू, कि आप जो पाकिस्तान इस वक्त उस जिन हालात से गुजर रहे हैं ना, ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है फस्तायत का। मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए कहना आसान है, लेकिन जो लोग ये जुल्म सह रहे हैं उनको उनसे पूछें तो खून के आंसू हम रोते हैं कि यार वो बेचारे उनके साथ क्या हो रहा है। अब आप ये सोचें, लोग कहते हैं 10,000 बंदा अरेस्टेड है। मेरे पास कंफर्म्ड खबरें हैं, कंफर्म्ड के मोर देन 30,000। उन्होंने कहा जी लोगों को तो उठा के चुक के पड़े, पता ही नहीं है कि कितना है। दूसरी चीज है द लेवल ऑफ अल्लाह माफ करे फिजिकल अब्यूज जो औरतों के साथ, माओ बहनों बेटियों के साथ हुआ है, वो कहते हैं जी अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे किसी ने कहा कि जी मैं सुनता था कि बांग्लादेश के अंदर जब औरतों के साथ हुआ था तो मैं मानता नहीं था कि ये हो नहीं सकता कि इस तरह लोग दरिंदे हों, तो तब तो जंग चल रही थी, एक किस्म की जंग ही थी। लेकिन जब मैंने यहाँ एक बगैर जंग की हालत में मैंने देखा है कि किस तरह औरतों को ट्रीट किया जाता है, तो मुझे यकीन आ गया कि जो मैंने सुना है ना ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो हमारे फौजियों ने उनकी औरतों के साथ किया, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस तरह हुआ होगा। तो आदिल जब आप इस तरह के अगर आप हालात देखते हैं, अरूश जो वो एसपी है उस जैसी आप एसपी देखते हैं, डॉक्टर अकबर, डॉक्टर अनवर जैसे आप पुलिस के आईजी देखते हैं एक इस्लामाबाद का, कि आसिम मुनीर जैसा आप आर्मी चीफ देखते हैं, बाजवा जैसा आप आर्मी चीफ देखते हैं, जरदारी जैसा एक पॉलिटिकल, नवाज और शहबाज, मरियम सफदर, बिल्लू, ख्वाजा आसिफ जैसा डिफेंस मिनिस्टर जो अपने आप को बड़ा दलेर जबरदस्त फौज की वो पेंटें उतारता था पार्लियामेंट में, वो उनके अब नीचे से ऊपर तक वो चाटता है। राना सनाउल्लाह एक नीम पागल नशई आपका मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है। ये साद रफीक का जो आप बात करें 175 मिलियन ये भी थैंक यू टॉय सोल्जर फॉर रिमाइंडिंग मी मैंने नोट्स बनाए हैं, नोट्स मैंने खोल लिए 175 मिलियन यूएस डॉलर पर ईयर की जो है ऑफर की गई थी रोजवेल्ट होटल के लिए क्योंकि 10 बिलियन डॉलर जो है ना सर वो उसका जो है ये काम था असफानी साहब ने जो गिफ्ट दिया था होटल सर। और सर ये इसमें 18 शॉप्स हैं और फी शॉप का किराया $1.5 लाख पर मंथ है सर, 6 पेंट हाउस है, 8 रेस्टोरेंट्स है इसके अंदर सर। इन्होंने 75 मिलियन के अंदर जो है सालाना में दे दिया और 100 मिलियन खा गए सर और दिया 3 साल के लिए इन्होंने जो है रेफ्यूजी वहां पे ठहरेंगे, कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी और रेफ्यूजी जिस बिल्डिंग में चले जाए सर वो खाली भी नहीं करते। ये अब वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वहां की वो अब खाली नहीं करेगी, आप भूल जाए अभी बाय बाय टाटा बाय बाय कर दें इसको सर। आदिल बिल्कुल सही है। एक तो खैर मैं दो ये पीआईए का होटल है तो अलीम खान का पार्टनर है, ये वकार हसन जो है, फवाद हसन फवाद का भाई, और ये रऊफ हसन जो अभी पीटीआई का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उसका भाई है। ये लोग सारे शुएब अमजद के सॉरी कह रहा हूँ इजाज अमजद के घर में ये लोग कहते सारी वहां दौड़ चोड़ इनके साथ होती थी। अलीम खान कब से ख्वाजा साद रफीक के साथ कारोबार कर रहा है, यही इनको लेके आया, यही इनको मिलाया, यही इजाज अमजद ने किया, यही वकार अमजद बाय द वे जो फवाद हसन फवाद और रऊफ हसन का भाई है ना, वो एक्चुअली इनके बीच में सारा डील मेकर है। और बाय द वे सुना इनका बूट लेकर भी वही है मुबैना तौर पर। जब इनके पास इजाज अमजद के पास खत्म हो जाती है तो वो वकार की तरफ देखता है, तो वो फिर जाके ना लेके आता है इनके लिए इनके काम। बट मोर इंपॉर्टेंटली आदिल जो मैं बात कर रहा था, बाय द वे अपना पहले वो लगाए प्लीज पेट्रियन का, आई वांट टू टेल सम पीपल समथिंग। जी चलिए सर। देखिए जी जितने भी व्यूअर्स हैं आदिल के जो देख रहे हैं, प्लीज आप आदिल के ये पेट्रियन पे जाके इनको सपोर्ट करें। आदिल इज अंडर लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, तो मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन आदिल के ऊपर बहुत सख्त वक्त आए हुए। आदिल अगर यूट्यूब के खिलाफ केस करता है, इसके कोई 20-25 हजार पाउंड का खर्चा है। मैंने तो इनको रिक्वेस्ट
किया कि GoFundMe करें, लेकिन ये बहुत गैरतमंद है, कहते हैं जी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो मैं कर लूँगा। बट आप Patreon में प्लीज़ आदिल को सपोर्ट करें, जाएँ यहाँ क्लिक करें, जो भी आदिल ने पैसे जितने भी कहे हैं डालने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ करें। ये मेरी आपको बहुत रिक्वेस्ट है। लोग कहते हैं पाकिस्तान की क्या मदद करें? देखिए जी, आप एक तरीका ये है मदद करने का कि जिन लोगों ने अपनी जान की बाज़ी लगाई हुई है, आप उन लोगों को सपोर्ट करें कि वो आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचाएँ। तो मेरी एक बड़ी रिक्वेस्ट होगी आप सबकी। बाय द वे मुझे नहीं पता था आदिल आपने Patreon खोल दिया, कांग्रेचुलेशन, अच्छा किया कर दिया आपने। मैं बेसिकली अल्टरनेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म काम करने के लिए मैंने काम शुरू कर दिया है। मैंने जी। हार्डवेयर ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है सर। हार्डवेयर के मुताबिक मसला ये है सर कि अच्छा थोड़ा आदिल, मैं बिफोर यू गो फर्दर, अभी पैसा मत खर्चना। आफ्टर दिस कॉल आई वांट टू हैव अ चैट विद यू। आई हैव डेवलप्ड, वही जब आपका ये हुआ ना, तो आपको पता है मैं भी कुछ 4 से 8 महीने से ये एक इस पे बहुत काम कर रहा था कि हमारा एक इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म खोलने हमने, तो मैं तो ऑलरेडी कर जो चुका हूं। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ तो सर हार्डवेयर भी हमें चाहिए सर, क्योंकि पाकिस्तान में सेफ नहीं है। यहाँ के लिए चाहिए था, वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। कल वो तक वो सेटअप हो जाएगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वो है सर जो कि सेंसरेबल नहीं होंगे, सेंसर नहीं किए जा सकेंगे। अभी हम कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। ट्विटर पे दिन के 24 घंटे में जो है वो 4 तो उनको मेरे खिलाफ हुकूमत शिकायत कर चुकी है, डेली की शिकायतें कर रहे हैं। जी। फेसबुक बंद करा दिया इन्होंने। ये तो सर एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म हमने एक नहीं खोला सर, हमने हम्म। मल्टीपल प्लेटफॉर्म खोलने हैं। बिल्कुल इसके बाद बात करते हैं सर, आप भी करेंगे और मैं भी करूंगा सर। और बिल्कुल हम इकट्ठे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। ये बहुत जरूरी है। जी सर, पेट्रियन की जी। सपोर्ट आप इसलिए मान रहे हैं कि हम अल्टरनेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जिसके जी। ऊपर आप लोगों को कोई सेंसरशिप नहीं होगी। यूट्यूब से भी को कम्पीट करेंगे हम जाके, फेसबुक को भी कम्पीट करेंगे जाके। आप फिक्र ना हाँ, करें, जो आप काम बिल्कुल इंशाल्लाह करने जा रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो एनीवे विल टॉक अबाउट दैट। मैं बट आदिल, मैं जो बात कंक्लूड करना चाह रहा था जो पिछली वाली ना फैसिज्म की, आदिल जी ये एक्सपेक्टेड है जो इस वक्त हो रहा है। अभी अभी इस वक्त है कि लोगों ने ना रेजिलियंस शो करनी है। अगर वो रेजिलियंस नहीं शो की ना और वो दब गए, तो कुछ अरसे तक ये फसाइयत और ये जो वायलेंस है ये एक्सटेंड हो जाएगा। ये खत्म होना है इसमें, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाएगा और ज्यादा वायलेंट हो जाएगा। और उससे मेरा मुझे डर लगता है कि अगर एक्सटेंड हो गया तो ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। इंसर्जेंसी हो जाएगी इंसिपिएंट, नीचे से होगी, केपी से होगी, बलूचिस्तान से जो वायलेंट एरियाज है पंजाब के, उधर से भी लोग कहते हैं जी पंजाबी बड़े बुजदिल हैं, कुछ नहीं करते। मैंने कहा यार वो कश्मीरियों का भी हम सुनते थे कि जी तपसी थे ठुसकरसी, तो इधर भी ये वक्त आ गया या भी तपसी और ठुसकरसी, ऐसी बात नहीं है। मतलब बेगैरत आदमी किस हद तक हो सकता है हमें भी पता है, लेकिन आखिर कभी ना कभी उसकी गैरत जागेगी और काफी लोगों की गैरत जागेगी इंशाल्लाह। तो ये जो फेज है ना इस वक्त, ये बड़ा क्रिटिकल फेज है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का फेज मेक और ब्रेक इसलिए कह रहा हूं कि ऑर्डर ने तो टूटना है, ये सिस्टम टूटेगा, ये फौज भी टूटेगी, बाय द वे ये पुलिस भी टूटेगी, ये ब्यूरोक्रेसी भी टूटेगी, ये जुडिशरी भी टूटेगी, ये पूरा निजाम टूटेगा। सिर्फ देखना यह है कि ये निजाम आदिल टूटेगा कैसे। ये निजाम एनार्की, सिविल वॉर, खाना जंगी, बर्बादी, खून खरापा, तबाही, इससे टूटेगा, या ये एक रिलेटिवली लेस क्योटिक मार धाड़ तब भी होगी, जाने उसमें भी जाएंगी, ये आराम से नहीं जाएगा। ये ऐसे नहीं है आप जो कहते हैं प्लेट में बिस्टुक करके नया निजाम ले लो जी, ऐसे नहीं, उधर भी होगी। लेकिन वो जो मैसिव सिविल वॉर का अंदेशा है जिसमें बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान तो डीन्यूक्लियराइजेशन, उससे हम शायद बच जाएं, लेकिन टूटेगा इधर। ये नई फौज बनेगी, ये नई पुलिस बनेगी, ये नई जुडिशरी बनेगी, ये नया निजाम बनेगा, ये नया इंतजामी ढांचा होगा। क्या सदारती हो, क्या प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं पता। ये सिस्टम पुराना इतना फरसूदा, तबाह, करप्ट रिडन, मुनाफिकों से भरा हुआ नहीं चल सकता। ये निजाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की आप हजारों साल की हिस्ट्री देख ले, ऐसे निजाम नहीं चल सकते। तो ये टूटेगा। और आदिल मुझे डर ये है कि इसके अंदर लाखों, अगर एनआरकी वाला ऑप्शन आया, इसके अंदर लाखों बेगुनाह मारे जाएंगे। और उन्हीं इदारों के अंदर, फौज के अंदर और पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, जजों में, जो कि दिल और जान से इमरान की या फ्री डेमोक्रेटिक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतने डरपोक हैं कि वो बाहर नहीं निकलते। उसमें हमारे फौज के वो जर्नैल भी शामिल हैं। मैं इसलिए इनको डराना चाहता हूं कि तुम्हारे घरों में कूद के लोग आएंगे, तुम्हें, तुम्हारे खानदान, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बच्चों को उसी तरह डरो। उस दिन से मैं तजिया दे रहा हूं हिस्ट्री से, जिस तरह ईरान के लोग घर के बाहर ट्रायल करते थे और घर के बाहर जो खंबा था उसी में लटका देते थे। अभी की बात है 25-30 पुरानी साल, ज्यादा दूर नहीं। उससे बचो, इस खाना जंगी से बचो, बिकॉज उसके स्कार्स हील बहुत नहीं होते। तो आदिल ये मेरा है, हमने इजिप्ट भी नहीं बनना कि हम दब गए, और हमने ना, अल्लाह ना करे कि हमें ईरान जैसा खूनरेजी हो, लाख बंदा जो है उड़ा के मार दिया। हमें साउथ अफ्रीका टाइप है कि कुछ लोग मरे और जो पावर्स में लोग हैं, जिस तरह मैं जनरल एक्स की बात कर रहा हूं या जनरल वाई की बात कर रहा हूं, वो कहें कि यार ये अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि अगर हमने काबू ना पाए तो हमारे अपने घर जलेंगे, हमारे अपने फौजी मारे जाएंगे, पुलिस वाले अच्छे शरीफ। अब सोचे आदिल, एक बेचारा साइकिल पे दूध लेने जा रहा है, बैठा हुआ सिपाही है, पीछे उसके कटोरा है, वो निकलता है चकलाला की वो जो स्कीम 3 से बाहर निकलता है इधर, और पीछे से टक करके उसको गोली मार के, उस बेचारे की क्या करते है? वो बेचारा घर दूध लेके या दही लेके जा रहा था, अपनी नौकरी कर रहा था, उसकी क्या गलती? आसिम मुनीर की गलती है ना, बाजवे की गलती है, वो जर्नैलों की गलती है ना। वो बंदा नौकरी कर रहा है, उसने कहा जी मेरे परदादा ने भी अंग्रेजियों की नौकरी की थी, उससे पहले मैंने रंजीत सिंह की भी नौकरी की थी, हुण मैं इन्हां दी नौकरी कर रहा मैनू की। हाँ, मतलब हिस्ट्री है ना यार। ये नीचे नीचे कैप्शन लिखा है तस्वीर के नीचे, मैं पढ़ के देख सुना देता हूँ। नीचे लिखा है 3 इडियट्स, मौलवी ब्लैकमेल ड्यू टू बिजनेस इंटरेस्ट, सेंटर एंड राइट चैप्स आर हनी ट्रैप्ड। अच्छा,
अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, सेंटर एंड राइट। और यार ये मौलवी जो है ना, मैं एक नेवी के मास्टर मरीनर थे 2, जहाँ मैं आया हूँ उधर कहीं मैं गया था। उन्होंने कहा कि जी ये ना एक जो शिपिंग कंपनी के अंदर क्लर्क होता था, ये मौलवी क्लर्क। मैं हाँ समझा सर, था इसने सर अली जैदी ने इसने इनको लेके दी, बर्थ ले दी पूरी। उस बर्थ के ऊपर जो इसने कमाया है सर, चिप इसको सिस्टम आता था और इसने अरबों रुपया कमाया सर, बेतहाशा कमाया उसके ऊपर। और हाँ। जाहिर बात है, जब बंदा कमा लेता है तो फिर बचाने के लिए बाकी काम करता है। तो ये उधर फंसा हुआ है, बाकी दोनों जो है सर वो हनी ट्रैप के चक्कर में फंसे हुए हैं। और ये नया लोटाक्रेसी जो है इस वक्त पाकिस्तान में, लोटाक्रेसी जो है वो छाई हुई है। और पीछे जो है नामालूम अफराद पीछे खड़े में, हल्का दाएं बाएं हो जाए तो पीछे से वहीं पे मौके पे ही डंडा देने के लिए खड़े में साथ ही। हुँ। अच्छा आदिल ये अभी भी मैं बताऊँ वैसे इमरान के इर्द-गिर्द जो लोग हैं ना सम ऑफ देम वो उसको थोड़ा-सा मोहतात होना चाहिए। बड़े लोग तारीफ़ करते हैं उनके जो नए इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ़ हसन साहब बड़ी वो चबा-चबा के उर्दू बोलते हैं, चबा-चबा के अंग्रेज़ी बोलते हैं, ब बेतहाशा आर्टिकल लिखते हैं, हर हफ्ते एक आर्टिकल उनका न्यूज़ में आता है, भई ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी है उनकी और बड़ा लॉजिक है। एक चीज़ है, उन्होंने आज तक फ़ौज को कंडेम नहीं किया। आज तक उन्होंने ना नहीं कहा वो आसिफ ज़रदारी की क्लास लेता है, वो नवाज़ शरीफ की क्लास लेता है, वो शहबाज शरीफ की क्लास लेता है, लेकिन जो असल मुजरिम है, जो सबसे बड़ा डाकू है, जिसकी वजह से इस मुल्क में तबाही और बर्बादी आई, इस आदमी में इतनी मॉरल करेज नहीं है कि इनडायरेक्टली कह दे कोई हाँ, ऐसी बात उन्होंने पाकिस्तान में रहना भी तो है ना, बात तो लेट्स बी ऑनेस्ट। यार गलती लेकिन की औ है। मुझे मुझे हुँ। एक बात बताएँ, मुझे अच्छा कोई मैं एक बंदा बता दे पाकिस्तान में जो आपके ख्याल में कॉम्प्रोमाइज़ इस वक़्त नहीं है। आप मुझे बता दें कोई। मेरा ख्याल है काफ़ी नहीं है आदिल, बहुत सर, ए ए एक अगर वो नहीं है तो वो चुप है। वो आपको आके मीडिया पे बोल नहीं रहे। नहीं कॉम्प्रोमाइज़ जो जो मेजॉरिटी, मैं कहता हूँ 99% कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मैं ये बात हुँ, नहीं कर रहा। मैं हुँ, आपको कह रहा हूँ कि जो मीडिया पे एट द फेस ऑफ इट अपने मुँह से आके बात कर रहे हैं, हुँ, उनकी हुँ। मैं बात करता हूँ सर। जी, जी, उनमें जी। मुझे एक बंदा बताएँ सर। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अच्छा मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आदिल मैं ना इसको थोड़ा-सा कंक्लूड करता हूँ बिकॉज़ मैं तो इस गेम में हूँ नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ वाली गेम में, ना मैं पहले था और मैं तो शुक्र करता हूँ किसी वजह से मैं इधर आ गया। कसम से मैं पाकिस्तान में होता मैं इसी तरह बोल रहा होता और इन्होंने मुझे उठा के ना मैं तो शायद मेरा पहले 24 घंटों में इन्होंने मुझे उड़ा देना था बिकॉज़ आई वुड ये नॉट हैव बात केप्ट है क्वाइट। सर, यही मैं बात है। ऑनेस्टली आई वुड नॉट हैव केप्ट क्वाइट। एवरीवन नोज़ मी। मैं बिल्कुल मीटर फेरा आदमी हूँ। मैं बिल्कुल ना चुप करता। मैं इसी तरीके की बकवास करता और इन्होंने उसी दिन मुझे मार देना था। तो अल्लाह को कुछ और मंज़ूर था। मैं जो आदिल बात कर रहा हूँ ना इमरान खान को पिछले 13 महीने में एक ऐसा ग्रो था इसकी पार्टी में जो इसको बार-बार कहता था कि बाजवा की बात मान लो इलेक्शन होंगे। ज़रा सुने आप। सर, और वो मुझे भी कहते थे कि तुम भी जो है ना उसको कहो और मैंने कहा तुम ढक्कनों के ढक्कन तुम क्या समझते हो कि बाजवा इलेक्शन करवाएगा? हुँ। वो एक बेवकूफ़ ज़रूर है कि उसने इमरान को निकाला, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी जान को वो मरवाए। हुँ। कैसे हो सकता है? नहीं उसने ये कहा और इसमें ये साहब भी शामिल थे। बहुत मुझे आगे पीछे ये वो फलाना और भी लोग थे। मैंने कहा डोंट मिसगाइड इमरान, ये नहीं करेंगे, आप नेगोशिएट करें, आपका दिल है आप करते जाएँ, आप बातचीत करें, लेकिन ये याद रखें उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। ये कभी भी इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये आदिल मैं बात पता है कौन से महीनों की कर रहा हूँ? ये मैं अप्रैल, मई 2022 की कर रहा हूँ। जब मेरे पास ये आती थी जी बस हो रही है जी, तारीख आ गई जी, फलाना हो रहा है, बस ये जी है, वो है जी, 8 महीने ओ मैंने कहा ओए ढक्कनों, ये आगे कर रहे हैं, ये आगे कर रहे हैं, ये सिर्फ गेनिंग टाइम वो सर, चला गया। लो लो सुनिए आदिल आदिल एक मिनट लेट मी प्लीज़ कंक्लूड प्लीज़ सर, प्लीज़ लेट मी प्लीज़। कंक्लूड प्लीज इसी की आसिम आया सारे के सारे ये पुरानी जो कवाली हमारी सब फीस शुमर जो आ गए बदशमूद इस आदमी के ओह आसिम आ गया बिल्कुल ठीक ओह मैंने कहा अच्छा मैं भी चुप कर गया मैंने कहा चलो यार आसिम को देखते हैं शायद कोई हो जब मैंने आपने हमने महीना डेढ़ देखा मैंने कहा इसका बाप भी नहीं करने लगा इलेक्शन और नहीं जी वो शाह महमूद बात कर रहा है वो जी वो परवेज खटक बात कर रहा है जी फलानी टीम बात कर ओ मैंने कहा दैट मैन इज नेवर गोइंग टू डू इलेक्शन अभी भी ये बात करते हैं ये कब वक्त इतने धोखेबाज हैं इमरान को ये इतना गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं जी नहीं जरा हाथ हल्का रखें ओ यार हाथ हल्का रखो या सख्त रखो इलेक्शन इस बंदे ने नहीं कराने ये तुम सोच लो निगोशिएट इस बंदे ने नहीं करना ये बंदा मार्शल लॉ सिविलियन मार्शल लॉ लगाना चाहता है आसिम मुनीर ये पागल आदमी ये पागल कुत्ता है ये इसके मुंह से झाग निकलती है ये बंदा नहीं कराएगा ये यार सीसी बनना चाहता है जियाउल हक 2.0 बनना चाहता है ये इमरान को कहते हैं नहीं थोड़ा सा ऐसे करो तो उससे ये बात करो इसको ऐसे डिले कर दो यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर दो वो नहीं करता बाय द वे और मैंने उसको वार्न मेरे तो खैर राब्ता है नहीं तो इसी तरह मैं जब कहता हूं मैं उसको वार्न करता हूं इसी तरह कि भाई इन लोगों की बात सुनो समझ लो जो इनसे काम लेना है लो ये टॉक शोज में जाके नवाज शरीफ जरदारी को गालियां देते हैं बट डोंट ट्रस्ट देम डो नॉट ट्रस्ट देम जिस तरह फवाद चौधरी के मुतालिक सालों से इसको कहा पहला उसका जब अरेस्ट हुआ था आदिल आपको याद है मैंने कहा था ये फ्रॉड अरेस्ट है ये बिल्कुल नूरा कुश्ती है ये दूसरा इसका अरेस्ट हुआ था जब फूके मारता फिर रहा था मैंने कहा ये भी फ्रॉड अरेस्ट है ये झूठा अरेस्ट है शायद ये रऊफ हसन उतना बिका हुआ ना हो जितना फवाद चौधरी है लेकिन इज अनट्रस्टवर्दी दिस इज माय ओपिनियन अच्छा सर, लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने सर तारिक को, जनरल तारिक मेरे बॉस को जो है ना, आपने जो है वो उनके साथ सख्त कोई सवालात उनसे नहीं किया आपने। उनसे आपने मीठी बातें की हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि साइफर कमीशन के हेड वो क्यों नहीं उन्होंने उसका उसके तो हक यार में। मैं पूछूंगा और उसने जवाब दे भी दिया अगर लोग जो है ना लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ना ये पढ़ते हैं ना ये सुनते हैं ये तारिक ने पब्लिकली को 6 दफा जवाब दे चुका है पहले उसने कहा कि जी मुझे
मैं उसे एग्री करूं ना करूं वो और बात है। उसका जवाब ये था कि जी मुझे कहा कि ये साइबर ये जो है ना जी इसकी आपको पता है ये 2 दिन पहले हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये 3 दिन पहले। कहते नहीं मुझे कहा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलेगा, ये कमीशन नहीं होगा, तुम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? कहता मैंने कहा ठीक है। दैट इज हिज आंसर। हाँ, ये अगर मैं शायद इसकी जगह होता मैं कहता नहीं मैं लेता हूं और 3 दिन बाद अगर खत्म होगी तो खत्म होगी। बट दैट्स हर बंदे का अपना ओपिनियन। एक ये बात है। दूसरी बात ये है जिस तरह आपने अभी बात की ना कि लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, ये भी पाकिस्तान में बैठा है। आपको पता है आसिम मुनीर इसका चीफ ऑफ स्टाफ रहा है। जब ये मंगला का कोर कमांडर था ना, आसिम मुनीर इसका चीफ ऑफ स्टाफ था और इसका चीफ ऑफ स्टाफ शायद 2 साल या पता नहीं 2.5 साल रहा है। तो इसका आसिम मुनीर के साथ बड़ा क्लोज है। ही डज नॉट एग्री विद व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान ऑब्वियसली, वरना वो इस किस्म के आर्टिकल्स ना नहीं लिखता। लेकिन वो नहीं बात कर सकता खुल के। मैं अगर उसके कहूंगा कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मां बहन क्यों की, वो कहेगा सर मेरा ख्याल है कि इसके अंदर 2-3 बातें हैं, फिर वो इधर ले जाएगा, फिर वो उधर ले जाएगा, ठीक है। एंड वो नहीं करेगा। लेकिन मेरा तारिक से इख्तलाफ भी हुआ था बहुत सख्त उसके जब वो टेक्नोक्रेटिक उसकी गवर्नमेंट का। लेकिन तारिक इज स्टिल ए थिंकिंग सोल्जर, स्टिल ए थिंकिंग सोल्जर। लोग उसके मुतालिक बड़े सवाल उठाते हैं, उसकी उसकी जात के मुतालिक भी उठाते हैं। यहाँ पे लोग सर बता रहे हैं ये सवाल जो इसने पूछा है वो शतुंगड़ा है, ये वो कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ के आपको डिस्टर्ब करने के लिए सवाल पूछा गया है। इनकी आपस में चैट में लड़ाई चल रही है सर, इस बड़ी सख्त किस्म की। अच्छा देखिए आदिल, हमारे मेरे और आप में और जो अभी फौजी वर्दी में ना उन्हें फर्क पता क्या है कि हमारी सोच बहुत वसी हो चुकी है। हम अब फ्रेंड और एनिमी में सिर्फ नहीं देखते लोगों को, ठीक है ना, कि या ये मेरा दोस्त है या ये दुश्मन। नहीं, हम कहते हैं कि ये बंदा, इसकी कई चीजें मुझे नहीं पसंद और इसकी कई चीजों से मुझे नहीं इत्तेफाक और मुझे कई इसकी चीजों से इत्तेफाक है और मुझे कई चीजें इसकी पसंद है, ठीक है ना। नहीं, ये अच्छी बात होगी सर, ये क्लैरिफाई जो आपने कर दिया, ये सवाल वो लिविंग डेड ठीक कर रहा था। आपने जो क्लैरिफाई कर दिया कि मेरा इसमें जाती राय भी है। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो मर्जी जनरल तारिक कर लेते, उनका फैसला एक तो उनको शदीद तरीन जो है वो उनको प्रेशर उनके ऊपर जरूर था, लेकिन साथ साथ अगर वो फैसला ठीक दे भी देते तो वो इंप्लीमेंट ही नहीं होता था। उनको ये नजर आदिल 3 दिन बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। जी सर उसने कहा कि जी मुझे कहा कि 3 दिन में ये बंदा गया, तो तुम क्यों अपने आप को करोगे 3 दिन बाद, तो कमीशन ही नहीं होना। लेकिन बहरहाल सब स्टैंड उस वक्त उनको लेना चाहिए था। I agree. If देखिए, I can't think on behalf of Tariq. मैं उस तारिक खान को जानता हूं जो ब्रिगेडियर था, तो उसके 12 रेप्रिमांड थे 12 कैवलरी के हिसाब से। 12 कैवलरी का मेरे 12 रेप्रिमांड होने चाहिए। हम तो फौज में और मेटकोन में उस तारिक खान को आइडियल समझते थे, मेरा आईजी था। मैंने कहा 12 रेप्रिमांड मतलब मेरा आईजी है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल बन के शायद वो जनरल बन के सोच नहीं आदिल, पता क्या होता है, चेंज हो जाता है सर, अपग्रेड हो जाता है या वो सॉफ्टवेयर नया हो जाता है, कोई अपडेट हो जाता है, जो भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है सर काम। So I will give Tariq the benefit of doubt, not that because मैंने हालांकि मेरा तारिक से बहुत सख्त इख्तलाफ हुआ था और मैंने पब्लिकली किया था। मैं उसको लाऊंगा अभी। I think I will ask him this question again and let him explain to people के उसने क्या कहा। दूसरी चीज ये है कि लोगों की डिसीजन सेकंड गेस करना बड़ा मुश्किल है। हम ये सियासी लोगों के भी फैसलों के ऊपर जब तबसरा करते हैं ना, मैं हर वक्त सोचता हूँ कि मुझे जो नजर आ रहा है, मैं कहता हूँ ना, मुझे जो नजर आ रहा है कि यार ये आसिम ने जो ये किया है, इससे मुझे नजर आ रहा है कि आसिम के ये इरादे हैं, ठीक है। मुझे आसिम की इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सीसी बनना चाहता है जिया 2.0, इसलिए कि आसिम के जितने इरादे, जितनी बदमाशी, बर्बरियत और फस्तायत और टॉर्चर। आई विल जस्ट पॉज के आदिल जरा फोन अपना खत्म कर ले। सर आप बात करें, बहुत इमरजेंसी सर मेरी है, मैं ये बात मैं कॉल ले रहा हूं, आप प्लीज बात कंटिन्यू करें सर। सो व्यूअर्स, मैं जो आपको ये बात बता रहा था वो ये बता रहा था कि जितनी क्रैकडाउन जो हुआ है वो सिर्फ इमरान को खत्म करने के लिए नहीं है या पीटीआई को, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग जो कि आसिम से अलहदा सोच रखते हैं पाकिस्तान की इलेक्शंस की, रूल ऑफ लॉ की, ये उनके खिलाफ है कि वो लोग ये बंद हो जाए और ऐसा फिर बिल्कुल एक भेड़ बकरियों का रेवड़ बन जाए पाकिस्तान, जिसके ऊपर आसिम मुनीर जो है ना बादशाह की तरह उसके ऊपर बैठे। ये इसलिए मैं कहता हूं बिकॉज देखें, मैंने किसी सियासी पार्टी को इतनी फस्तायत करते हुए नहीं देखा मां सिवाय पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की। जुल्फिकार हुसैन, आई वाज यंग मैन, यूनिवर्सिटी में था, बाद में फौज में था। जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने इसी किस्म की फस्तायत की, लोगों को अगवा किया, औरतों की इज्जतें लुटवाई, लोगों को जेलों में कैद कर दिया, एफएसएफ ने लोगों को मरवा दिया, लोगों को टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। भुट्टो के बाद हमने दूसरा फेज देखा था जिया के दौरान, जब कोड़े पड़ते थे, लोगों को अरेस्ट बहुत होते थे, अब जेलों में डाला जाता था। मैं खुद मार्शल लॉ में था, हमने एक बंदे को ना कोड़ा पड़वाया ना हमने एक बंदे को जो है ना हाथ लगाया। मैं जाती तौर पर जो मैंने 3.5 साल मार्शल किया, मैंने एक बंदे के ऊपर ना, बल्कि वो आते थे, उनकी बेड़ियां उतरवाते थे, कुर्सी में बिठाते थे, पानी पिलाते थे, चाय पिलवाते थे कि यार इनके साथ ऐसे मत क्या। पुलिस वालों को ऑर्डर दिए हुए थे कि इनको बेड़ियों में और हथकड़ियों में मत लेके आओ, लेकिन जुल्म हुए, बड़े लोगों को कोड़े पड़े और हमारे साथ ही। फिर एक मुशर्रफ का था, वो उसमें तो पता नहीं क्या हुआ, ज्यादा मुझे नहीं था। और उसके बाद मैं शामिल था सर, मुझे एक बात बता सर। हाँ बताए। लेकिन सर बात फिर वही है घूम फिर के कि ये अभी हम कब तक जो है, तो मैं आदम पता कंक्लूजन में ये कर रहा था कि सॉरी, जो ये फस्तायत है ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से नहीं आ सकती, बिकॉज अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आती है, उनको पता है कल उन्होंने ऑपोजिशन में होना है।
ये तो एक ऐसा आदमी कर रहा है जिसको पता है कि उसको कभी भी कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए वो फौजी जर्नैल है, चाहे वो रिटायर भी हो जाए उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूं। वरना ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, मरियम सफदर, बिल्लू बिट्टू, आसिफ जरदारी, ये कैसे कर सकते हैं कि कल इन्होंने सियासत करनी है, इनके खिलाफ इतना जहर, इतना जुल्म, इतनी नफरत जो फैल गई है, कोई इनको छोड़ेगा? आदिल, आप सोचें। इन्होंने तो अपने हाथ धो बैठे, इन्होंने कहा जी, और इसलिए बार बार कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे जी, हम कुछ नहीं कर रहे जी, हम कुछ नहीं कर रहे जी। वो राना सनाउल्लाह पागल है, नशई है, वो पता नहीं नशे में कुछ कह जाता है उसका, मुझे नहीं। लेकिन बाकी लोगों को ये यकीन है कि जी इसके बाद कोई वो नहीं आनी डेमोक्रेसी, कोई किसी किस्म के इलेक्शन नहीं होने चलेगी, ये फौज ही रहेगी अगले 10 15 20 साल रहेगी, तो बस जी। तो इसलिए ये फस्तायत आ रही है, लोगों को समझ आनी चाहिए सारा गंद एक आदमी की वजह से हो रहा है, आसिम मुनीर। ये अपनी फौज को दाव पे लगा रहा है, ये अपनी हुकूमत के सारे इदारे दाव पर लगा रहा है, ये पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगा रहा है, और ये जिम्मेदार होगा पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी, कत्ल गारत और लाखों लोगों का जो करेगा। ये समझता है कि ये काबू कर लेगा, इसका बाप भी नहीं कर सकता काबू। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा अजीज़ान मन के मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, सर हैदर को भी, लेकिन मुझे खास तौर के ऊपर आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग जो देख रहे हो अपनी अम्मियों को बोलो, अपने बुजुर्गों को बोलो कि मुझे आप लोगों की बड़ी सख्त दुआओं की ज़रूरत है। और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ सर बाद में करते हैं बात। शुक्रिया, फ़ी अमान अल्लाह।